Assalamu alaikum friends. Today I am gonna to complete the characteristics of financial information. दोस्तों, our previous lecture हमने दो characteristics को डिस्कस किया था, जिनमें से नंबर 1 पे रेलिवेंसी था, नंबर 2 पे मटेरियलिटी था। 3 मेन characteristics मैंने आपको बताए थे और उसमें से आज तीसरा करैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो तीसरा करैक्टर है उसका नेम है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आपने जो रिप्रेजेंट करना है, इट मीन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी फाइनेंशियल यूज़र को, फेथफुली उसको आपने प्रोवाइड करना है। यहाँ पे वो किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं, यानी कि कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी बीच में से डंडी मार देते हैं, इधर की इंफॉर्मेशन इधर कर दी, इधर की इधर कर दी, और बीच में कुछ अपना वो आप कह लें इंसेंटिव होता है उनका इस काम के पीछे। सो आपकी जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल फेथफुली होनी चाहिए। इसमें आपका पर्सनल इंसेंटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो होना चाहिए। हमने जो मे बी आपने भी सुना हो 14 प्रिंसिपल्स, उसमें ये होता है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अपने सामने रखना है, ना कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। आपको जो बोनस दिए जाते हैं, जो आपको पे दी जाती है, जो आपको कॉम्पेंसेशन दी जाती है, वो इसी वजह से कि आपकी जो गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच हो जाएं, तो आपका इंटरेस्ट भी इन्हीं गोल्स की तरफ आ जाए, ताकि आप खुशी से ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने की जो है ना जद्दोजहद करें, ना कि इनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपने इंसेंटिव्स को रियलाइज़ करें। सो जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। आपकी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन मस्ट बी फेथफुली रिप्रेजेंट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर रिजल्ट्स। ठीक है, अदर इवेंट्स, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फेथफुली रिप्रेजेंट करे जो आपके ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स आए हैं आगे। ठीक है, ये जो आपके इफ़ेक्ट आ रहे ट्रांजैक्शन के, अगर आप इनको चेंज करके वहाँ पर मेंशन करेंगे तो डिसीजन मेकिंग उस चेंज की हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की जाएगी और इन द फ्यूचर वो आपकी फेल हो जाएगी जो आपने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की होगी। सो अगर आप रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी बिल्कुल सही होती है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है इसके 3 करैक्टर होने चाहिए। नंबर 1 है कंप्लीट, नंबर 2 है न्यूट्रल एंड नंबर 3 है फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका जो पहला करैक्टर उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट, अ कंप्लीट डिपिक्शन इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अ यूज़र टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना being depicted including all necessary description। ठीक है, यानी कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो A to Z होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जितनी आपने असेस की है इंफॉर्मेशन, जितनी रिसर्च की है इंफॉर्मेशन, या आपने जहाँ से रिसीव की है, आपने उसको ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके आपने जो फाइनेंशियल यूज़र आप जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं उसको आपने सेंड कर देनी है। ठीक है, कंप्लीट करके। तो ये था कम्प्लीटलीनेस, कि कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग ना हो जाए कि जनाब आपने सम ट्रांजैक्शंस आर मिसिंग फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन, आपने फ़लाँ सप्लायर की ट्रांजैक्शन मिस कर दी है, आपने जहाँ पे पेएबल्स थे वो भी मिस कर दिए, फिर आपको पता चले कुछ अर्से बाद, डेट गुजरने के बाद जनाब आपको फ़ाइन पड़ गया है। तो इस तरह से वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात है न्यूट्रल। न्यूट्रल बेसिकली आ जाता है बाइजिंग के हवाले से। ठीक है, this is without neutral is without bias in the selection or presentation of financial information which doesn't mean information with no purpose or no influence on behavior। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि आपकी जो बाइजिंग है दोस्तों, ये हमारा बहुत एक इशू क्रिएट हो चुका है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, आप कह लीजिए 2010 से आगे पीछे तक, जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें बाइजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी। वो अपनों को प्रेफर करते थे, जो मैनेजर्स वगैरह हैं जिनके साथ अच्छे रिलेशन होते थे। बाइजिंग का बेसिकली मतलब ये होता है किसी एक को ज़्यादा प्रेफर करना दूसरे की निस्बत। ठीक है, तो आप बाइज ना हो,
अब बल्कि ये पूरी कंपेन चलाई जा रही है हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके, जहाँ पे बल्कि ख़ासकर जो वुमेन हैं उनके लिए ये कंपेन चलाई जा रही है कि एवरीवन हैज़ सेम राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेम बेनिफिट्स टू फॉर बोथ ऑफ जेंडर्स। ठीक है, तो ये आपकी जो हैं ये बाइजिंग इसको ख़त्म किया जा रहा है बिकॉज ये आपकी ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशंस क्रिएट करती थी। ठीक है, तो आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको भी बाइजिंग से दूर रखें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्री फ्रॉम एरर। दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने अपने पिछले लेक्चरों में बात की थी मिसिंग के हवाले से, आपको शायद याद हो जहाँ पर मैंने बताया था कि एसेट साइड लाइबिलिटी साइड दोनों का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5000 आ रहा है यहाँ पर भी 5000 आना चाहिए। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, एक यूनिवर्सल रूल है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने ये सेकेंडली आपको ये कहा था कि अगर दोनों साइड पे जो अमाउंट है वो सेम नहीं आ रही, यहाँ पे 5000 है यहाँ पे 7000 आ रहा है, इट मीन्स कि आपने जो अपनी अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्डिंग की है वहाँ पर कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप वो जो आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल यूज़र को, तो वो आपकी एरर से फ्री होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ वही बात है, आप सपोज करें मैं अगर बैलेंस शीट एक तैयार करके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारी बेसिकली बैलेंस शीट होती है अपनी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस वक्त हमारा बिज़नेस कहाँ खड़ा है। ठीक है, मैं बैलेंस शीट एक तैयार करता हूँ, उसमें गड़बड़ी होगी किसी तरह से ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में और वो वैल्यूज़ ऊपर नीचे होगी, मैंने बिना देखे ऐसे ही उसको फॉरवर्ड कर दिया अपने मैनेजर की तरफ, वहाँ उनको पता चले, उन्होंने भी नेगलेक्ट किया, मैंने क्योंकि वहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, वो एरर के साथ ही मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी, उसी बेस पर उन्होंने डिसीजन मेकिंग की और बाद में पता चला कि जनाब हमारी स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है। और जब भी हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी फेल हो जाती है वो बाकायदा उसका रिव्यू करते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, जिसको आप कंट्रोल भी कहते हैं, कंट्रोल एनालिसिस। ठीक है, तो वो आप फिर उसमें आपका एरर डिटेक्ट हो जाता है और वो फिर आपको बहुत आगे कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट आता है उसका। तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टली आपने वो आगे फॉरवर्ड की हो, कोई उसमें डंडी शंडी ना मारी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बात आज का हमारा जो लेक्चर था वो ये हमारे 3 पॉइंट्स जो थे इसके करैक्टरिस्टिक्स के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के वो पूरे हो चुके हैं। दोस्तों ये जो करैक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिकली अकाउंटिंग की ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अकाउंट्स जब हम बनाएंगे, बैलेंस शीट तैयार करेंगे, उनमें ये ज़्यादातर नहीं यूज़ होता, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंट यू शुड नो दीज थिंग्स। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना इस वाले से, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है ये आपका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के करैक्टरिस्टिक्स हैं, रेलिवेंसी का आपका ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बट आपने इसको बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं होने देना अपने आप को इस चीज़ से चाचा का। ठीक है, आगे जाके हमने सिर्फ अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंटिंग की डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है, उसके हमने कैलकुलेशन करनी है। तो आपने बेसिकली इजी रहना है, इजी माइंडेड रहें और अपने लेक्चर जो मैं आपको देता हूँ उसके नोट्स तैयार करें और जो आर्टिकल मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ उनको बाकायदा इंटरनेट पर सर्च करें। ठीक है, तो हमारे प्रोफेसर कहा करते थे इंटरनेट इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ योर ओन। ठीक है, यानी कि आपका जो पहला टीचर है वो है ही इंटरनेट है। ठीक है, तो उसमें से आप अपने जो आर्टिकल्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाएं, जो मैं आपको अपनी वीडियोस में आपको टेक्स्ट करता हूँ, डेफिनेशंस प्रोवाइड करता हूँ, कोई रूल या इक्वेशन प्रोवाइड करता हूँ, उनको बाकायदा नोट कर लिया करें, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो जाएगा। तो अगले चैप्टर में आपको जो होगा वो हम ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात करेंगे। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।